हाय डियर फ्रेंड, फिर आपके सामने 10 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पहला चैप्टर जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम का, जिसका ऑलरेडी मैंने थियरी पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का आप देख सकते हैं। 32 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ, और उससे बाहर कुछ क्वेश्चन आया भी नहीं है, ठीक है। बशर्ते आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ के और अपने लैंग्वेज में उसको लिखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन, 101 से लेके 110 क्वेश्चन तक। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। 101 का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट बताना है और उसके नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम स्टेटमेंट को ही देख लेते हैं कौन करेक्ट है। अगर पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, ये जो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, इन ए डक्टाइल मटेरियल इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज मोर प्रीडोमिनेंट दैन प्लास्टिक वन। क्या बोल रहा है कि जो डिफॉर्मेशन होता है मोर होता है प्रीडोमिनेंट दैन प्लास्टिक वन। प्लास्टिक वन मतलब एक प्लास्टिक जो है उसके प्रीडोमिनेट करता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस कंडीशन को देखोगे तो ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट देखेंगे तो ब्रिटलनेस इज नॉट ए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल। ऑब्वियसली मेटल का एक एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो सही बात है। दूसरे अगर बात करें कि रेट ऑफ लोडिंग हैज़ नो इन्फ्लुएंस इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ मेटल फ्रॉम डक्टाइल टू ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। करता है मेरे भाई, इन्फ्लुएंस उसके बिहेवियर को चेंज करता है। मैंने कई बार बताया है कि अगर टेम्परेचर लो होता है, ध्यान से समझना, टेम्परेचर लो होता है तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो ब्रिटल मटेरियल की तरह वर्क करने लग जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था कि अगर कोई हाइट एक टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, कुछ टेम्परेचर पे बना हुआ है, ठीक है, और उसको जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे बहुत ही लो टेम्परेचर है, ठीक है, वो उस जगह पे उसको अगर मेटल को यूज़ किया जा रहा है तो वहाँ पे वो डक्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, ठीक है। ये सारे पॉइंट बताया हूँ, तो यहाँ पर भी ये रॉन्ग हो जा रहा है। चौथे वाले पॉइंट को देखिए कि अंडर हाइड्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे ये 3 ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि पहला और तीसरा गलत है। तो पहला जिसमें होगा और तीसरा जिसमें होगा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ए में भी पहला है तो ये गलत, बी में तीसरा है तो गलत, ठीक है, और सी में भी तीसरा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली चौथा ऑप्शन हो जाएगा, मतलब राइट। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अंडर हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन ऑफ ब्रिटल मेटल में चेंज इनटू डक्टाइल वन। ऑब्वियसली ये चीज़ें मैंने आपको बताया भी था कि हाइड्रोस्टेटिक कंप्रेशन में ब्रिटल जो मेटल होता है, ब्रिटल मेटल जैसे कास्ट आयरन है, में चेंज इनटू डक्टाइल वन, ठीक है, वो डक्टिलिटी जैसा शो करने, उसका बिहेवियर डक्टिलिटी जैसा शो करने लग जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 102 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थोड़ा सा मैं कलर रेड कलर ले लेता हूँ। तो क्या बोला है, वन, इफ द पॉइजन्स रेशियो फॉर ए मेटल इज 0.5 देन द इलास्टिक मॉडुलस फॉर द मटेरियल इज। इलास्टिक मॉडुलस पूछ रहा है, ठीक है। इलास्टिक मतलब यंग्स मॉडुलस पूछ रहा है, और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि पॉइजन्स रेशियो अगर जो है वो दिया हुआ है तो उसका जो यंग्स मॉडुलस होगा, ठीक है, उसके बारे में दिया है। तो उसके बारे में आपको देखिए 2 फॉर्मूले होते हैं, दोनों में से अभी दोनों कॉन्सेप्ट यूज करके आप बता सकते हो। एक तो आपको ये पता है कि E इक्वल टू जो होता है वो 3K1 - 2 म्यू होता है, और एक E इक्वल टू होता है 2G1 + म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो म्यू की वैल्यू दोनों में पुट करके देखो। अगर इसमें पहले वाले में म्यू की वैल्यू पुट करते हो 0.5, तो 1 - 1 ये पूरा जीरो हो जाता है। मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि 2 × 0.5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 - 1 जीरो, मतलब टोटल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू जीरो आएगी। और यहाँ पर अगर 0.5 की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1.5 × 2 3 जी के बराबर होता है। तो 3 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस, ये पहला ही आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको राइट दिख रहा है। फिर भी और ऑप्शन भी बाकी जो हैं उनको भी देख लेते हैं क्या है आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ शेयर मॉडुलस, नहीं ये गलत है। इक्वल टू शेयर मॉडुलस, नहीं, ठीक है। नॉट
डिटर्मिनेबल नहीं भाई, ये पहला ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस, ये चीज़ें आपको पता चल गई। फिर 103 का आप देख सकते हैं। 103 में क्या क्वेश्चन बोला है कि अ मेटल बार 10 mm डायमीटर है, ठीक है। एक मेटल बार है जो 10 mm डायमीटर है, व्हेन सब्जेक्टेड टू पुल, इतना लोड पुल कर रहा है, मतलब टेंशन लोड लग रहा है। गिव एन इलोंगेट 0.3 दे दिया, इतना इलोंगेट कर गया, ठीक है। और उसका गेज लेंथ 200 mm था। द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मेटल विल नियरली, तो कितना होगा, क्या पूछा है, यंग्स मॉडुलस पूछा है। आपको फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपको आसानी से मिल जाएगा। और क्या है, देखो डेल एल इक्वल टू क्या है, पी एल अपन ए ई, ठीक है। ए कहाँ से मिल जाएगा, डायमीटर से मिल जाएगा, पाई/4 डी स्क्वायर कर दोगे। पी आपको दिया है, एल आपको दिया है, डेल एल भी दे दिया 0.3, ई नहीं दिया है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू में पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा मैं और स्मॉल कर दिया कि ताकि पूरा आसानी से दिख सके, ठीक है। तो सारे को ऑप्शन देखते जाते हैं, ठीक है। और स्टील रॉड 2 मीटर लेंथ है, ठीक है। स्टील रॉड है, 2 मीटर लेंथ है, 40 mm डायमीटर है, इस सब्जेक्टेड टू फील, पी भी दे दिया है 70 किलो न्यूटन एज शोन इन फिगर, ठीक है। इस तरीके का फिगर में दे दिया है। टू व्हाट लेंथ शुड बी बार बी बोर्ड सेंट्रली फ्रॉम वन एंड सो दैट टोटली एक्सटेंशन विल इंक्रीज 20% अंडर द सेम फोर्स। इस फोर्स के कारण क्या 20% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। वन एंड सो डैट टोटल एक्सटेंशन विल इंक्रीज 20%, एक्सटेंशन की बात कर रहा है, 20% इंक्रीज कर जाता है अंडर द सेम फोर्स। द बोर डायमीटर 25 mm एंड ई दे दिया है आपका 2 × 10⁵। तो आपको ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से समझना, ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से समझिए। एक स्टील रॉड है, ठीक है, 2 मीटर इन लेंथ में है, 40 mm इन डायमीटर में है, इज सब्जेक्टेड टू पुल 70 किलो न्यूटन, जो फिगर में आपको दिख रहा है। फिर क्या कर रहा है कि टू व्हाट लेंथ शुड बी बार बी बोर सेंट्रली, मतलब उसके अंदर कितने लेंथ का जो बार का बोर सेंट्रली फ्रॉम वन एंड सो डैट, एक एंड पे मतलब किया जाए, ठीक है, एक एंड पे इस तरीके से खींचा जाए, ठीक है। और खींचा जाए मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है अंडर द सेम फोर्स। तो बोर का डायमीटर क्या होगा 20 mm, ठीक है, वो दे दिया है, और ई भी दे दिया है। तो आपको बताना है कि कितना लेंथ उसका होगा, ठीक है, उसका लेंथ। तो मान लेते हैं कि उसका लेंथ जो है वो एक्स जितना इंक्रीज करता है, ठीक है, एक्स जितना क्या कर जाता है, एक्स जितना अगर मैं बात करूं तो वो थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये आपका जो बना हुआ है ये इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है, जो टोटल कितना है 2 मीटर का है। तो मान लो कि यहाँ पर ये इतना, ये बोर हुआ बोर का, ठीक है, डायमीटर है, ठीक है, एक्स जितना, ये एक्सटेंशन इतना दिख रहा है। तो इतना अगर एक्स है तो ये कितना होगा, टोटल 2 है तो 2 - x हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में अगर आप देखोगे तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर देखोगे तो कोई बोरिंग नहीं होगा, तो उसका डेल L1 आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। फिर आफ्टर जब बोरिंग कर रहे हो तो डेल L2 मिल जाएगा, आफ्टर बोरिंग कर रहे हो तो डेल L2 मिल जाएगा। और फिर बाद में डेल L2 कितना होगा 1.2 इंटू डेल L2, डेल L1 के बराबर। तो सारी वैल्यू पुट करोगे तो जो x की वैल्यू आ जाएगा, जो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, वो कैलकुलेशन करने पे मेरी जो वैल्यू आ रही है वो डी आ रही है 0.62 मीटर, ठीक है। अब ये पूरा मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे समझाने लगूँ तो आपको थोड़ा मतलब ये वीडियो का लेंथ ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ये 104 का अलग से वीडियो आपको बना दूंगा अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है। 104 का मैं अलग से प्रॉपर तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करके बता दूंगा। चलिए 105 देख लेते हैं, 105 में क्या बोल रहा है, ठीक है। 105 क्या बोला है कि एक मेंबर है, आप देख सकते हैं, इज सब्जेक्टेड टू फोर्स सिस्टम एज शोन इन फिगर, यहाँ पे दिख रहा है।
रजिस्टिविटी फोर्स इन द पार्ट बीसी, बीसी में रजिस्टिविटी फोर्स यहाँ पे बताना है कि बीसी पार्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे आपको आराम से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम से अगर बना के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर CD अगर देखते हो, मैं यहाँ पे बना के ही बता देता हूँ। यहाँ CD पे देखो, यहाँ 130 है, टेंसाइल है, तो इधर भी 130 हो जाएगा। ठीक है, अब वही मैं BC पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो BC पार्ट यहाँ पे बनाया। ठीक है, अब ये 130 इधर इस डायरेक्शन में दिया है, तो इस डायरेक्शन में इसको देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए 130 जितना, ये बैलेंस हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक इस डायरेक्शन में 450 जितना लोड लग रहा है। ठीक है, तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, मोर क्या है 450, तो 450 में से 130 माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 320। और 320 का डायमेंशन क्या होगा, जिस तरफ बड़े का डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगा, और 320 इस डायरेक्शन में है तो इस तरफ भी 320 डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरफ भी क्या होगा 320 होगा। तो इसके ऊपर BC के ऊपर कितना लग रहा है 320, और क्या लग रहा है कंप्रेसिव लग रहा है। ठीक है, 320 जो लग रहा है वो कंप्रेसिव लग रहा है। तो इस तरीके से फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छे से इस तरीके से कैलकुलेट करके समझा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया, और यहाँ पर जो ऑप्शन है D ऑप्शन राइट है, इस तरीके से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 106 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 106 का, कि 2 डायमेंशनल स्ट्रेस है। देखो 2 डायमेंशनल स्ट्रेस यहाँ पे दिख रहा है, एक सिग्मा है, एक 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। ठीक है, और उसका पोइजंस रेशियो दिया है 0.3 एज सोन इन फिगर। द लिमिटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस सो एज टू रिजल्ट इज नो चेंज, ध्यान से समझना, नो चेंज इन द लेंथ, कि उसके लेंथ में कोई चेंज ना हो। ठीक है, AB ऑफ द ब्लॉक इज, वहाँ पे ये ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, आपके पास जो फिगर था वो इस प्रकार से था। ठीक है, ये AB था, इस डायरेक्शन में 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर था, और इस डायरेक्शन में क्या था सिग्मा था। ठीक है, तो स्ट्रेस कितना होगा कि जिसके कारण ये क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जब चेंज नहीं आ रहा है तो इस तरीके के अगर चेंज नहीं आ रहा तो मतलब क्या कह सकते हैं, अगर डायरेक्शनल सेंस ये लेते हैं कि ये x है और ये y है। ठीक है, तो आपको सिग्मा x 60 दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा x 60 दिख रहा है, सिग्मा y सिग्मा के बराबर दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सिग्मा और म्यू की वैल्यू दी है। ठीक है, तो x डायरेक्शन में ये तो बोला है कि कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, देयर विल बी नो चेंज, तो नो चेंज होता है लेंथ में, तो इसका मतलब एप्सिलॉन x इक्वल टू 0। और आपको इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, क्या फॉर्मूला होता था, अगर मैं ये x निकालता, 2 डायमेंशनल है तो आपको पता है ये कि सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन क्या होगा ई इक्वल टू 0। ठीक है, 0 ही होगा ना, क्योंकि नो चेंज है। अब सिग्मा x आपको पता है कि 60 है, ई तो कॉमन ही ले लो। ठीक है, चलो ई को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने 1/e ले लिया। ठीक है, और इस 60 अब माइनस म्यू की वैल्यू कितना दिया था, म्यू की जो वैल्यू दिया था 0.3 दिया था, तो 0.3 इंटू सिग्मा वाई की वैल्यू सिग्मा है इक्वल टू 0, और ये इधर ई की करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो 60 डिवाइड बाई 0.3 कर लो, 60 डिवाइड बाई 0.3 कर लो, तो आ रहा है मेरा 200 ऑप्शन। तो यहाँ पे C ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 107 का यहाँ पर देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर है 107। द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट इन अ बॉडी व्हेन एट इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, ध्यान से समझना है क्या बोला है, द सिमेट्री ऑफ द स्ट्रेस टेंसर एट अ पॉइंट, टेंसर कब होता है इन ए बॉडी व्हेन एट इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, स्ट्रेस की बात करा, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो वो किसके द्वारा, किस के कंडीशन के द्वारा फाइंड आउट होता है, तो मैंने बताया था कि मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से वो फाइंड आउट होता है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। ठीक है, मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ऑलरेडी मैंने समझाया है, अगर आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होता था। ठीक है,
टेंसर कब आता था वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने समझाया था, ठीक है। जब मैं ये 2D डायमेंशन लेता था, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा वाई होता था, यहाँ पर सिग्मा एक्स होता था, और ये इस तरीके का डायरेक्शन होता था स्ट्रेस का, इस तरीके का तो टेंसर होता था, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ठीक है, टाउ वाई एक्स इस तरीके से होता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना टाइम हो गया थोड़ा देख लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं, फटाफट कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में अगर देखोगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया है, तो देख सकते हैं देयर आर 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट फॉर एन आइसोट्रोपिक। ऑब्वियसली सही है कि दो होते हैं आइसोट्रोपिक या होमोजेनियस अगर मटेरियल है तो उसके 2 इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। ऑल मेटल्स एट माइक्रो लेवल आर आइसोट्रोपिक। नहीं भाई मेरे, माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो वो आइसोट्रोपिक नहीं होते हैं, सभी मेटल्स नहीं होते हैं, तो ये वाला रॉन्ग है। तो जब ऐसे कंडीशंस होते हैं कि पहला स्टेटमेंट राइट और दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग, तो सी ऑप्शन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 109 का। 109 में क्या बोला है कि द फेलियर सरफेस ऑफ स्टैंडर्ड कास्ट आयरन, कास्ट आयरन है, ठीक है, कास्ट आयरन मतलब ब्रिटल मटेरियल की तरह वर्क करता है। स्पेसिमन ऑफ ए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू टॉर्शनल is on a helicoidal surface at 45 डिग्री टू इट्स एक्सिस। ऑब्वियसली जब टॉर्शनल होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, टेंशन नहीं है, टॉर्शनल है, ठीक है, टॉर्शन है। तो टॉर्शन में जब भी ब्रिटल मटेरियल को किया जाता है तो हेलिकॉइडल सरफेस बनाता है। फेलियर जो सरफेस होता है हेलिकॉइडल 45 डिग्री एक्सिस से उसका होता है, ठीक है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे कि द फेलियर अकर ऑन ए प्लेन ऑफ ए स्पेसिमेन सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, maximum tensile stress and cast iron is weak in tension, cast iron is weak in tension, ठीक है। ऑब्वियसली वो जो कास्ट आयरन होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है, वो टेंशन में क्या होता है, वीक होता है, इसी के कारण ये मतलब फेलियर होते हैं, ठीक है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पर ए, ठीक है। और लास्ट इस वीडियो का हम देख सकते हैं यहाँ पर 110 नंबर का क्वेश्चन, छोटा कर देता हूँ और ऑप्शन के साथ आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब मैकेनिज्म शोन इन द फिगर consist of equally long steel and copper wires which carry the applied load in equal stresses share. What shall be the ratio of the diameter of the copper wire to that of the steel wire when both the wire undergo equal strain, ठीक है। इक्वल स्ट्रेन अगर हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें बताना है क्या, डायमीटर, कॉपर का डायमीटर का रेशियो और स्टील के डायमीटर का रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर बताना है। तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको ऑलरेडी आइडिया भी है, ठीक है, कि किस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब इसमें इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको ऑलरेडी दोनों में स्ट्रेन बोला है कि इक्वल है, दोनों में स्ट्रेन इक्वल है, तो दोनों में स्ट्रेन इक्वल है तो वो फार्मूला आप लगा दो, ठीक है। पहले के लिए पी एल अपॉन ए फर्स्ट के लिए इक्वल टू पी एल अपॉन ए सेकेंड के लिए, दोनों का लेंथ सेम है तो लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ई दोनों का डिफरेंट है तो ई रहने दो, ए दोनों का अलग, ए से ही डायमीटर मुझे मिलने वाला है तो अलग अलग है तो भी तो निकालेंगे तो ए रह जाएगा, ठीक है। पी की वैल्यू अगर यहाँ पे देखोगे तो पी कॉपर का और पी एस दोनों, ये ऑब्वियसली इसमें क्वेश्चन में बोल दिया कि लोड उसके क्या हैं, सेम है, ठीक है, इक्वली शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर देखें बोला इक्वली शेयर हो रहे हैं, तो पी इक्वल टू ये चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही, ठीक है। जब ये कंडीशन होता है, ठीक है, तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास, ए और ई बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि ए सी और ई सी इक्वल टू ए एस इंटू ई एस, ये बच जाएगा, ठीक है। इससे आप निकाल सकते हैं ए कॉपर अपॉन ए स्टील इक्वल टू ई स्टील अपॉन ई कॉपर, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, डायमीटर के बेस पे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है।
स्क्वायर में आएंगे, अंडर रूट में इसको कर दोगे ई सी अपन ये जो अगर ये ई एस अपन ई सी आता ना तो कई बार इसको लिख देता है, इसको मॉडुलर रेशियो भी बोला जाता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको अंडर रूट में कर दोगे तो आपको डायमीटर का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। इसको अंडर रूट में कर दोगे तो डी सी अपन डी एस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैंसिल करके फिर से, डी सी अपन डी एस इक्वल टू अंडर रूट, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ई सी, ये वैल्यू पुट कर दो, आपको डायमीटर के रेशियो मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूले भी बन गए हैं। तो आप मतलब अगर ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे लोड इक्वल हो, उनके स्ट्रेन इक्वल हो रहे हैं, लेंथ इक्वल हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर उनकी यंग्स मॉडुलस डिफरेंट है तो ये फार्मूला अप्लाई कर दो, आपको डायमीटर के रेशियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये आप देखोगे कि ई एस की वैल्यू देखो 200 GPa है और इसका 100 GPa है, तो 200 डिवाइड बाय 100 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 मतलब अंडर रूट 2, ठीक है, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो अंडर रूट 2 में अगर ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते रहिए, आगे के 10 क्वेश्चंस के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो कि ताकि अपडेटेड जितने भी आगे की वीडियो हैं वो आपको मिल सकें, ठीक है। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।